नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स पर। और इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो अप्रैल 2023 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था उसका भाग पहला, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। इस भाग की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस भाग की, जो कि आपके लिए आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे पहले जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, यानी जयपुर में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन हुआ है। और ये जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन आपके हुआ है जवाहर कला केंद्र पर। यानी ये कहाँ पे हुआ है, तो हमारा आंसर होगा जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है, तब हमारा आंसर होगा जयपुर में स्थित है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में। फिर इसकी जो आयोजन तिथि थी, वो आयोजन तिथि थी आपकी 26 मार्च से लगा के 26 मार्च से लगा के 5 अप्रैल तक। यानी 26 मार्च से 5 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो सहयोग किया था वो किया था राजीविका ने। कई बार हम लोगों से एग्ज़ाम में राजीविका की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो राजीविका की फुल फॉर्म होती है राजस्थान ग्रामीण आजीविका आजीविका विकास परिषद। विकास परिषद। अब अगला प्रश्न हम लोगों से स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है कि ये जो राजीविका है इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था 2004 में। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है रूमा देवी को। रूमा देवी जो कि बाड़मेर निवासी है। रूमा देवी बाड़मेर को इसका क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो हम लोगों से यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि राजीविका जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो हमारा आंसर होगा रूमा देवी। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार किस वर्ष का दिया गया। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। फिर क्योंकि इसका आयोजन जयपुर में जवाहर कला केंद्र पे हुआ है, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जवाहर कला केंद्र के बारे में। जवाहर कला केंद्र के बारे में यदि हम लोग बात करें तो जवाहर कला केंद्र की स्थापना हुई थी 1993, 1993 को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो वास्तुकार है उसका नाम है चार्ल्स कोरियो। उसका नाम क्या है, चार्ल्स कोरियो। तो हम लोगों से स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछा जा सकता है जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई, तब हमारा आंसर होगा 1993। और वास्तुकार का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, चार्ल्स कोरियो। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करो कि जयपुर में एक रविंद्र मंच स्थित है, रविंद्र मंच। तो रविंद्र मंच जो है इसकी स्थापना कब हुई, कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग आंसर कीजिए। आगे बात कर लेते हैं एक और मेला जिसका नाम है राष्ट्रीय आरोग्य मेला। इसका आयोजन भी हमारे राजस्थान में किया गया है। और इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है JECC जयपुर में। JECC जयपुर में। अब आप लोगों को मन में आ रहा होगा सर ये JECC क्या है। JECC का मतलब है जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। अब इसका जो आयोजन किया गया था वो आपका किया गया था 20 से लगा के और 23 अप्रैल 2023 तक। 20 से लगा के 23 अप्रैल 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था डॉक्टर सुभाष गर्ग ने। डॉक्टर सुभाष गर्ग के द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। आप लोग कमेंट में बताइए कि इनके पास राजस्थान सरकार में अभी कौन सा विभाग है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। क्योंकि देखो इस सेशन को आप लोग इंटरेक्टिव तरीके से जितने आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे उतना आपका करंट अफेयर और करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके जो है उसमें सुधार होता जाएगा। आगे बात करते हैं कि इसका जो आयोजन किया गया, यानी इसका आयोजनकर्ता कौन था। तो इसका आयोजनकर्ता एक तो आपका आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय, यह आयुष मंत्रालय है भारत सरकार का। आयुष मंत्रालय का सहयोग कर रही थी राजस्थान सरकार। यानी आयुष मंत्रालय, राजस्थान सरकार और एक संस्था है, उस संस्था का नाम है आपका PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
ये नई दिल्ली की है, यानी इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। फिर इसमें प्रदर्शन किस चीज़ का किया गया, तो इसमें 5 जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका प्रदर्शन किया गया था। उनमें सबसे पहले जैसे प्राचीन भारत में क्या होती थी, होम्योपैथी। होम्योपैथी होम्योपैथी के अलावा यदि हम लोग बात करें तो यूनानी। यूनानी के बाद यदि हम लोग बात करें तो योग। इसके अलावा आयुर्वेद। आयुर्वेद के अलावा प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा यानी इन 5 का प्रदर्शन किया गया कि किस प्रकार से प्राचीन जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है वो हमारे लिए लाभकारी है। कौन कौन सी, होम्योपैथी, यूनानी, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, ये 5 आपकी है। आप वैसे भी याद रख सकते हो, ए का मतलब आयुर्वेद, वाई यू आयुष, आयुष से हम याद रखेंगे वाई यू का मतलब यूनानी, एक वाई का मतलब हो जाएगा आपका योग। तो ये हो गया आपका कौन सा, आयुर्वेद, वाई का मतलब योग, यू का मतलब यूनानी। अब आपका क्या बच गया, एस एच, आप याद रखो होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा। ये आपके 5 टाइप की प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनका इसमें क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया। अब उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे है आपकी राजस्थान की एक खिलाड़ी जिनका नाम है अपूर्वी चंदेला। अब ये अपूर्वी चंदेला कौन है, तो ये राजस्थान की निशानेबाज है। राजस्थान की क्या है, निशानेबाज है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि पहली चीज़ तो इनका संबंध किस जिले से है, यानी ये किस जिले की रहने वाली है। दूसरा आप लोगों को आंसर करना है कि अपूर्वी चंदेला जो है ये कौन सा गेम, पिस्टल है या राइफल है। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि इनका गेम कौन सा है, पिस्टल है या राइफल है। निशानेबाजी मैंने आप लोगों को बता दिया, अब निशानेबाजी में इनका पिस्टल है या राइफल है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। फिर हाल ही में ये चर्चा में क्यों रही, तो इनके हाल ही में चर्चा में रहने के पीछे जो कारण है वो है कि इनको विद्या वारिद की उपाधि दी गई है। विद्या वारिद की उपाधि दी गई है, यानी पीएचडी दी गई है। विद्या वारिदी की क्या दी गई है, उपाधि दी गई है। और ये उपाधि राजस्थान के कुलाधिपति, क्योंकि आपको पता हो तो राजस्थान के समस्त जो राजकीय विश्वविद्यालय होते हैं, यानी राजस्थान के राजकीय जो भी विश्वविद्यालय होते हैं, राजकीय विश्वविद्यालय उनके जो कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति वो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। राजस्थान के कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। इनके द्वारा इनको ये उपाधि प्रदान की गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, हाल ही में कुछ दिन पहले देवेंद्र झाझड़िया को एक उपाधि प्रदान की गई थी, मतलब एक पीएचडी की उपाधि दी गई थी, वो कौन से विश्वविद्यालय ने दी थी। और इनको ये जो उपाधि दी थी ये किसने दी थी, राजस्थान के कुलाधिपति कौन, राज्यपाल। लेकिन कौन सा विश्वविद्यालय, तब हम लोगों का आंसर होगा जगत गुरु रामानंदाचार्य। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। आप लोग बताओ ये कहाँ पे है। इनके द्वारा क्या किया गया, इनको विद्या वारिद की उपाधि दी गई। तो विद्या वारिद की उपाधि को लेकर ये भी चर्चा में रहे हैं, तो इस बात का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ कि ये जो आपका यूनिवर्सिटी है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे स्थित है। और दूसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि देवेंद्र झाझड़िया को जो उपाधि दी गई थी वो कौन से विश्वविद्यालय ने दी थी। आगे बात करते हैं सिरोही का स्थापना महोत्सव, यानी हमारा जो सिरोही जिला है उसका स्थापना महोत्सव मनाया गया है। और ये जो स्थापना महोत्सव है ये सिरोही का 599वां स्थापना महोत्सव है। क्योंकि पीछे आप लोगों को पता हो तो पिछले साल के एक पेपर में पूछा था कि हाल ही में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था। तो सीधी सी बात है कि हमें इसका भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में सिरोही का स्थापना महोत्सव आयोजित हुआ है, ये क्रमानुसार कौन सा स्थापना दिवस है। फिर उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका 21 से लगा के 23 अप्रैल 21 से लगा के 23 अप्रैल 2023 तो। और कहाँ पे होगा, तो सीधी सी बात है सिरोही जिले में होगा।
सिरोही जिले में। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि ये जो स्थापना महोत्सव था ये कौन सा था, तो ये था आपका 599। उसके बाद आगे बात करते हैं राज हेल्थ पोर्टल। राज हेल्थ पोर्टल जो है इसका लोकार्पण आपके किया गया 19 अप्रैल 2023 को, 19 अप्रैल 2023 को। और यानी स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी आपकी योजनाएं हैं उन स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के लिए ये एक तरह से ई ऑफिस के रूप में काम करेगा। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण कब किया गया, तब हमारा आंसर होगा 19 अप्रैल 2023 को। और ये जो लोकार्पण किया गया था ये राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था, श्री अशोक गहलोत के द्वारा। कौन सा पोर्टल है, तो हमारा आंसर होगा राज हेल्थ पोर्टल, क्योंकि पोर्टल को लेकर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसका याद रखना है कि राज हेल्थ पोर्टल जो है इसका लोकार्पण 19 अप्रैल 2023 को श्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताओ कि 12 अप्रैल 2023 को राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली थी, वंदे भारत ट्रेन। तो ये राजस्थान के किस स्टेशन से भारत के किस स्टेशन तक चलेगी? देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। बाकी अपन अगले वीडियो में इस पर चर्चा कर लेंगे कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो कौन सी ट्रेन है, मतलब क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, और राजस्थान में अब तक कितनी वंदे भारत, क्योंकि राजस्थान की पहली अप्रैल महीने में घोषित हुई है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अब उसके बाद आगे करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट। एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर जो राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी की जाती है उस रैंकिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो संस्करण है 2023 का, ये संस्करण कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा 4.0, यानी एसडीजी का कौन सा संस्करण 4.0। इसको जारी कब किया गया, तब हम लोगों का आंसर होगा इसको जारी किया गया था 26 अप्रैल 2023 को, 26 अप्रैल 2023 को। अब देखो इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें आपके शामिल किए गए हैं एसडीजी गोल के जो 14 लक्ष्य हैं। एक तो एसडीजी गोल के 14 लक्ष्य, साथ ही साथ इन 14 लक्ष्यों से रिलेटेड 83 संकेतक, 83 संकेतकों को शामिल किया गया है। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि एसडीजी रिपोर्ट 4.0 में कितने टारगेट है, तब हमारा आंसर होगा 14, और कितने संकेतक है, तब हमारा आंसर होगा 83। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या नीचे वैसे आंसर दे ही रखा है कि एसडीजी के तहत हमारे पास एसडीजी में कितने 17 तो लक्ष्य है और 330 संकेतक है। यानी एसडीजी में यदि हम लोगों से पूछा जाए कि कुल कितने संकेतक है, तब तो आंसर होगा 330, और यदि पूछा जाए कि टोटल कितने लक्ष्य हैं, तब हमारा आंसर होगा 17। अब ये जो एसडीजी रिपोर्ट 4.0 आई है इसमें पहले स्थान पर रहा है सीकर, और सीकर का इस रिपोर्ट में जो स्कोर कार्ड रहा है वो आपका रहा है 65.92। दूसरा स्थान जो मिला है वो मिला है झुंझुनू को। दूसरा स्थान किसको मिला? झुंझुनू को, और झुंझुनू का जो स्कोर रहा है वो रहा है 65.11। लेकिन अंतिम स्थान यानी राजस्थान में 33वां जो स्थान मिला है वो मिला है जैसलमेर को। हमने देखा था कि जून माह की जो शिक्षा रिपोर्ट थी उसमें जैसलमेर टॉप पे था, लेकिन एसडीजी की जो रिपोर्ट है 4.0 उसमें अंतिम स्थान पर कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा जैसलमेर। और जैसलमेर का जो स्कोर रहा था वो रहा था 51.33। अब यहाँ कुछ कैटेगरीज होती है जिसके अकॉर्डिंग प्रत्येक जिले को अपनी कैटेगरी में रखा जाता है। तो सीकर और झुंझुनू जो थे ये फ्रंट रनर की श्रेणी में थे, फ्रंट रनर इसकी श्रेणी में थे। उसके बाद अंतिम स्थान किसको मिला? जैसलमेर को। तो ये आएगा आपका परफॉर्मर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? परफॉर्मर, यानी राजस्थान के मैक्सिमम जिले जो थे वो परफॉर्मर श्रेणी में ही थे। अब एसडीजी के बारे में कुछ और बातें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कि ये जो एसडीजी 4.0 है उसमें यदि राज्य के ओवरऑल स्कोर की बात करें तो राज्य का ओवरऑल स्कोर रहा है आपका 60.25, जबकि 3.0 में हमारा जो स्कोर था वो था 57.58। तो इसमें हमारी क्या हुई, लगभग 3 अंकों का सुधार हुआ है। फिर राजस्थान को इसमें परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि 64 तक जो होता है
मतलब 51 से लगा के और 64 तक जो श्रेणी होती है उसका नाम होता है परफॉर्मर श्रेणी। तो हमसे सीधा सा पूछा जा सकता है कि एसडीजी रिपोर्ट 4.0 में राजस्थान को कौन सी श्रेणी मिली है, तो हमारा आंसर होगा परफॉर्मर श्रेणी। फिर राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी जो है उसका क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ये कौन करता है, तब हमारा आंसर होगा नीति आयोग करता है ये कार्य। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। पहला क्वेश्चन तो आपको बताना है कि नीति आयोग जो है, इस नीति आयोग की स्थापना कब हुई। दूसरा आपको बताना है कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर हुई। और तीसरा आपको बताना है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। अब एसडीजी के लिए राज्य स्तर पर एक नोडल विभाग बनाया गया है, और नोडल विभाग जो बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है आपका आयोजना विभाग को। कौन सा विभाग, आयोजना विभाग जो है वो हमारा नोडल विभाग है किसके लिए, एसडीजी के लिए राज्य स्तर पर। और राज्य स्तरीय एसडीजी का जो क्रियान्वयन है और उसकी जो मॉनिटरिंग है उसके लिए कमेटी बनाई गई है, यानी उसके लिए एक समिति बनाई गई है। उसके अध्यक्ष जो है वो मुख्य सचिव है। अध्यक्ष कौन है, मुख्य सचिव। और वर्तमान में राजस्थान की जो मुख्य सचिव है उनका नाम है उषा शर्मा। राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है, उषा शर्मा। यानी यहाँ से हमारे सामने कुछ फैक्ट निकल के आ रहे हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड। सबसे पहला फैक्ट ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी का क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण कौन करता है, तब हमारा आंसर होगा नीति आयोग। फिर राज्य स्तर पर एसडीजी का नोडल विभाग कौन सा है, तब हमारा आंसर होगा आयोजना विभाग। और राज्य स्तरीय एसडीजी का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तब हमारा आंसर क्या होगा, मुख्य सचिव। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव जो है उनका नाम है उषा शर्मा। उनका नाम क्या है, उषा शर्मा। आगे बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा में 19 नई समितियों का गठन हुआ था। कितनी नई समितियों का, 19 नई समितियों का गठन हुआ था। तो अब देखो सारी एक साथ आप लोगों के लिए लेके आते तो आप लोग उसमें बोर होने लग जाते, यार ये क्या है, एक साथ इतनी सारी समितियाँ, इतने सारे नाम। तो हम क्या करेंगे कि अप्रैल का जितना भी करंट अफेयर है उस करंट अफेयर में हम लोग धीरे धीरे करके इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट समिति, और उस समिति का नाम है जनलेखा समिति। जनलेखा समिति जो है, इस जनलेखा समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है राजेंद्र राठौड़ को। राजेंद्र राठौड़ को। ध्यान रखना, ये जो जनलेखा समिति है इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। अब क्योंकि पहले विपक्ष के नेता जो हुआ करते थे उनका नाम था गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया को अभी हाल ही में एक राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद 2 और समितियां हैं, उनमें एक समिति का नाम है प्राक्कलन के समिति। तो प्राक्कलन के समिति जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया है राजेंद्र पारिक। राजेंद्र पारिक। देखो ऊपर वाली जो दोनों समितियां हैं दोनों के नाम किससे स्टार्ट है, राजेंद्र से। फिर प्राक्कलन खे समिति जो है उसका अध्यक्ष आपके बनाया गया है किसको, दयाराम परमार को। दयाराम परमार। 3 समितियां याद हो गई। यानी सबसे पहले जनलेखा समिति, जनलेखा समिति के कौन, राजेंद्र राठौड़। फिर प्राक्कलन समिति के जिसके कौन है, राजेंद्र पारिक। और फिर प्राक्कलन समिति खे जिसके कौन है, दयाराम परमार। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति आती है और उसका नाम है राजकीय उपक्रम समिति। राजकीय उपक्रम समिति के जो अध्यक्ष है उनका नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा जो वर्तमान में पीसीसी चीफ है राजस्थान के, यानी राजस्थान के कांग्रेस के राज्य स्तरीय जो अध्यक्ष है वो कौन है, गोविंद सिंह डोटासरा। अब उसके बाद एक बनती है नियम समिति। अब मुझे बताओ विधानसभा में नियम बनाना है तो नियम कौन बनाएगा, जो विधानसभा अध्यक्ष होगा वही बनाएगा। तो इसके अध्यक्ष जो है उनका नाम है सीपी जोशी। उनका नाम क्या है, सीपी जोशी। और सीपी जोशी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 15वीं जो आपकी राजस्थान विधानसभा है इस विधानसभा के कौन है, अध्यक्ष है कौन, सीपी जोशी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है। देखते देखिए कितने लोग आप अपडेट हो, कितनी चीज़ों के बारे में आप अपडेट हो, कितने लोग आंसर कर पाते हैं। फिर आगे बात करते हैं, एक समिति है और उस समिति का नाम है सदाचार समिति। ये जो सदाचार समिति है इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दीपेंद्र सिंह। उनका नाम क्या है, दीपेंद्र सिंह। यानी आज टोटल कुल मिला के हमने कितनी समितियां देख ली, 6 समितियां देख ली। टोटल समितियां कितनी बनी, 19। तो अप्रैल माह के अगर आपके सामने 3 वीडियो आते हैं तो 3 वीडियो में हम ये जो 19 समितियां हैं उनको पूरा कवर कर सकते हैं। तो सीधा सा आपको याद रखना है, जनलेखा समिति राजेंद्र राठौड़,
प्राक्कलन समिति जिसमें के पार्ट जो है उसके अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र पारिक, जबकि प्राक्कलन समिति खे के अध्यक्ष कौन है, दयाराम परमार। फिर राजकीय उपक्रम समिति, तो जो कांग्रेस अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा। नियम कौन बनाएगा, विधानसभा अध्यक्ष, और विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी। और सदाचार समिति के कौन है, दीपेंद्र सिंह। आगे बात करते हैं अम्बेडकर जयंती, यानी सबसे पहला तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है, तब हमारा आंसर होगा 14 अप्रैल को। यानी अंबेडकर जयंती के स्तर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। ये जो पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था, ये पुरस्कार समारोह आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तब आप लोगों का आंसर होगा बिड़ला ऑडिटोरियम, जो कि जयपुर में पड़ता है। यानी बिड़ला ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम जयपुर, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था आपके कौन से विभाग के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अब आपने कहा सर राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह है, तो इसमें कुछ पुरस्कार भी दिए गए होंगे। तो इसमें टोटल 4 पुरस्कार दिए गए थे। कौन कौन से पुरस्कार, तो देखिए सबसे पहला जो पुरस्कार था उसका नाम था अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार। ये जो पुरस्कार दिया गया था, ये पुरस्कार मानव सेवा ट्रस्ट को, किसको, मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान को दिया गया। ये पुरस्कार किसको दिया गया, मानव सेवा ट्रस्ट। यानी सीधा सा है सामाजिक सेवा, तो सामाजिक सेवा कौन करता है, तो हम सीधा सा याद रखेंगे मानव सेवा ट्रस्ट, जो कि कहाँ का है, राजस्थान का, उसको दिया गया। फिर उसके बाद अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार, और ये जो अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार है ये दिया गया था सुनीता छाबड़ा को, सुनीता छाबड़ा। और सुनीता छाबड़ा जो है ये राजस्थान के जयपुर जिले की निवासी है। अगला पुरस्कार है अंबेडकर न्याय पुरस्कार, और अंबेडकर न्याय पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था एडवोकेट हरिलाल बेरवा को, हरिलाल बेरवा। और ये हरिलाल बेरवा कहाँ के हैं, तब हमारा आंसर होगा सवाई माधोपुर। इसके अलावा चौथा पुरस्कार दिया गया था अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार, और ये दिया गया था टोटल मिला के 9 व्यक्तियों को। तो हम लोगों से सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, 9 व्यक्तियों को। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो पुरस्कार है इनमें कितनी राशि दी जाती है, तो ध्यान रखना सामाजिक सेवा के लिए जो पुरस्कार है उसमें राशि दी जाती है 1 लाख रुपए। यानी फर्स्ट जो प्राइज़ है, पहला प्राइज़ कौन सा, सामाजिक सेवा वाला, उसमें तो कितना दिया जाता है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। लेकिन बाकी जो तीनों हैं, चाहे वो आपका अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार हो, चाहे अंबेडकर न्याय पुरस्कार हो, और चाहे आपका अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार हो, इन तीनों में जो पुरस्कार राशि है वो है आपकी कितनी, 51,000 रुपये। तो ये था भी आपका अप्रैल माह का जो करंट अफेयर है उसका पहला पार्ट, जिसमें हमने अप्रैल माह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करने की कोशिश की है। एक बार आप लोगों का मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि शॉर्ट में हम चीज़ों को रिवाइज़ किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहली हमने बात की थी, वो की थी जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला की। ये कहाँ पे हुआ था, तब हमारा आंसर होता है जवाहर कला केंद्र जयपुर पर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ किसके सहयोग से, तब हमारा आंसर होता है राजीविका के सहयोग से। राजीविका की स्थापना कब होती है, तब हमारा आंसर होता है 2004 में, और इसकी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है रूमा देवी, और रूमा देवी का संबंध कहाँ से है, तब हमारा आंसर होता है बाड़मेर जिले से। ये थी भाई हमारी पहली घटना। दूसरी घटना जयपुर की है और वो है राष्ट्रीय आरोग्य मेला। राष्ट्रीय जो आरोग्य मेला है इसका आयोजन सीधी सी बात है JECC में हुआ था, यानी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जो कहाँ पे पड़ता है, सीतापुरा में पड़ता है। यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो डॉक्टर सुभाष गर्ग के द्वारा किया गया था। फिर आयोजन किस ने, तो सीधी सी बात है आरोग्य से रिलेटेड है, तो एक तो आपका भारत सरकार का आयुष मंत्रालय होगा, प्लस राजस्थान सरकार होगी, प्लस एक PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एक संस्था है न्यू दिल्ली की, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था।
टोटल 5 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के बारे में हमने बात की थी। और वो 5 प्रकार की जो चिकित्सा पद्धतियाँ थी उनमें सबसे पहले हमने बात की थी योगा की। योग के अलावा हमने बात की थी आयुर्वेद की। आयुर्वेद के अलावा हमने बात की थी होम्योपैथी की। होम्योपैथी के अलावा यूनानी, और यूनानी के अलावा हम लोगों को याद रखना है प्राकृतिक चिकित्सा। फिर हमने सिरोही का स्थापना दिवस मनाया, और सिरोही का जो स्थापना दिवस था वो कौन सा था, 599। फिर हमने बात की थी अपूर्वी चंदेला की। अपूर्वी चंदेला को विद्या वारिधि की उपाधि दी गई थी, विद्या वारिधि की उपाधि। और कौन से विश्वविद्यालय से, तब हमारा आंसर होता है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी। आपको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। फिर हमने बात की थी राज हेल्थ पोर्टल की, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। और राज हेल्थ पोर्टल होता है आपका 19 अप्रैल 2023। आप सीधा याद कर सकते हो, 19 और 4 कितने होते हैं, 23 होते हैं। और लोकार्पण इसका किया गया था हमारे जो सीएम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। फिर हमने बात की थी एसडीजी रिपोर्ट की। एसडीजी की यदि हम लोग बात करें तो ये इसका जो संस्करण था ये था 4.0। इसमें टॉप पे कौन रहा, तब हमारा आंसर होगा सीकर। इसमें सेकंड स्थान पे कौन रहा, तब हमारा आंसर होगा झुंझुनू। और यदि आपसे पूछे 33वां स्थान यानी लास्ट स्थान पे कौन रहा, तो हमारा आंसर क्या होगा, जैसलमेर। फिर इसमें एसडीजी रिपोर्ट में राजस्थान का जो स्कोर था वो था 60.25, यानी पिछले साल से लगभग हमने 3 की वृद्धि की है। और हमारी जो श्रेणी है वो है परफॉर्मर। किसकी श्रेणी है, परफॉर्मर की श्रेणी है। अब उसके बाद हमने बात की थी कि एसडीजी जो है इसका राष्ट्रीय स्तर पर, कौन से स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग दोनों जो की जाती है वो नीति आयोग के द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, तो आप लोगों का आंसर था आयोजना विभाग। और यदि हम लोग बात करें कि राज्य स्तर पर इसके क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी के लिए एक समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन है, तब हमारा आंसर होगा चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। वर्तमान में कौन है, तब आपका आंसर होगा उषा शर्मा। फिर हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा जो है उसमें 19 नई समितियां गठित हुई है। उनमें से 6 समितियों की हमने बात की थी। पहली समिति जो थी, उस पहली समिति का यदि हम बात करें तो पहली समिति थी जनलेखा समिति। और जनलेखा समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो राजेंद्र राठौड़ को बनाया गया। उसके बाद हमने बात की थी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में हमने 2 समितियां देखी, एक के एक खे। के की यदि बात करें तो आपका आंसर होगा राजेंद्र पारिक। बहुत ही बार पूछा जाता है, आप लोग इसका थोड़ा ध्यान रखना। खे की यदि हम बात करें तो दयाराम परमार। उसके बाद हमारी समिति थी, उसका नाम था राजकीय उपक्रम समिति, और इसके अध्यक्ष थे गोविंद सिंह डोटासरा। फिर हमने बात की थी नियम समिति की, और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा आंसर था राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ही नियम बनाएंगे, और उनका नाम है सीपी जोशी। नाम क्या है, सीपी जोशी, जो कि 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। और छठी जो हमारी समिति थी उसका नाम था सदाचार समिति, और सदाचार समिति के अध्यक्ष कौन थे, दीपेंद्र सिंह। ये लो जी, ये आपकी समितियाँ हो गई। और लास्ट फिर हमने बात की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो जयंती थी, अंबेडकर की जो राज्य स्तरीय जयंती थी उसका आयोजन 14 अप्रैल 2023 को, और यह आयोजन हुआ था बिड़ला ऑडिटोरियम में। अब देखो, इसमें 4 पुरस्कार दिए गए थे, यानी अंबेडकर जी के नाम पे 4 पुरस्कार दिए गए थे। और वो 4 पुरस्कार कौन कौन से थे, तो पहला जो पुरस्कार था वो था आपका कौन सा, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार। दूसरा था महिला कल्याण पुरस्कार। तीसरा कौन सा था, न्याय पुरस्कार। और चौथा था शिक्षा पुरस्कार। अब हम लोगों को क्या याद रखना है, सामाजिक सेवा पुरस्कार ये तो दिया गया था मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान को। फिर महिला वाला किसको दिया गया, सुनीता छाबड़ा को। किसको, सुनीता छाबड़ा। और सुनीता छाबड़ा कहाँ की है,
तो हमारा आंसर होगा जयपुर के। न्याय पुरस्कार किसको दिया गया? एडवोकेट हरिलाल बेरवा को। किसको? हरिलाल बेरवा को। हरिलाल बेरवा को ये पुरस्कार दिया गया था। और शिक्षा के क्षेत्र में कितने लोगों को? 9 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार राशि, पहले पुरस्कार में आपको याद रखना 1 लाख रुपए है, और बाकी जो तीनों पुरस्कार है उसमें आपकी पुरस्कार राशि 51,000 रुपये है। तो ये थे भाई आपके आज का जो अप्रैल का करंट अफेयर था। हमने 5 मिनट में इसको रिवाइज भी कर लिया है, तो आप इस प्रकार से इसको रिवाइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी जा रही है वो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी, फ़ायदेमंद होगी। आप वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिले। धन्यवाद।